हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे फेज इक्विलिब्रियम प्रावस्था साम्य। तो प्रावस्था साम्य में अपन तीन चीजें पढ़ते हैं। पहला प्रावस्था फेज, दूसरा घटक जिसे अपन कंपोनेंट बोलते हैं, तीसरा है स्वतंत्रता की कोटि। ये तीनों चीजें अपन को पढ़ना है प्रावस्था साम्य में। अब प्रावस्था क्या कहलाता है अपना? प्रावस्था दो चीजों से, जैसे प्रावस्था आपने अवस्था सुनी होगी, है ना। तीन तरीके की मेनली अवस्थाएं पढ़ते हैं अपन। पहली तो पढ़ते हैं द्रव अवस्था, दूसरी ठोस अवस्था और तीसरी गैस अवस्था, है ना। अब ये प्रावस्था क्या है? प्रावस्था भौतिक रूप से सुस्पष्ट, है ना। क्या कहते हैं? भौतिक रूप से सुस्पष्ट होनी चाहिए। भौतिक रूप से तो स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब फिजिकली आप उसको देख के बता सके कि ये आपकी कोई फेज है। दूसरा, जो मान लीजिए आपके पास कोई तंत्र है, सिस्टम है, वो उसकी जो फेजेस हैं वो एक डिफाइंड बाउंड्री के द्वारा डिस्टिंक्ट होंगी, अलग सेपरेट होंगी, है ना। तो उसकी क्या होनी चाहिए? फेजेस की स्वतंत्र सीमा या फिर डिफाइंड बाउंड्री। फेजेस प्रावस्था अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भौतिक रूप से सुस्पष्ट होनी चाहिए। तंत्र का वह भाग जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, वह जो तंत्र का वह भाग जो एक डिफाइंड बाउंड्री के द्वारा अलग अलग किया गया हो, है ना। उनकी जो एक स्पेसिफिक बाउंड्री होनी चाहिए, तो ये आपकी प्रावस्था कहलाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमने जल लिया, पानी लिया, उसमें हमने ऑयल डाल दिया, तेल। अब तेल और पानी दोनों द्रव अवस्था में है ना। यहाँ पे अवस्था तो एक है, पर यहाँ पे जो द्रव है, जल है और तेल है, वो दोनों आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, है ना, आपस में घुलते नहीं है। एक उनकी डिफाइंड बाउंड्री होती है, उनको आप देख के बता सकते हैं कि ये आपका ऑयल है और ये पानी है। तो यहाँ पे फेजेस कितनी हो जाती हैं? दो फेजेस हो जाती हैं। अब मान लीजिए आपने एग्जांपल लिया, पानी लिया, पानी में आपने शक्कर घोला, शक्कर पूरी तरीके से घुल गई। अब आप देख के तो बता नहीं सकते हो कि ये शक्कर है या फिर पानी है, कौन सा पानी का एटम है और कौन से शक्कर के मॉलिक्यूल है। तो वहां पे फेज कितनी होगी? केवल वन फेज होगी। अब मान लीजिए आप उसी पानी में शक्कर घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो। आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट, एक संतृप्त विलयन बनने के बाद आप यदि शक्कर घोलते हो तो वो पानी में घुलेगी नहीं। अब घुलेगी नहीं तो वहां पे आप देख के बता सकते हो कि ये आपका पानी है, ये आपकी शक्कर अलग दिख रही है। इसमें आप कहोगे कि आपके पास फेजेस कितनी है? दो फेजेस है। अब हम रसायन केमिस्ट्री में कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपका CaCO3। इसको अपन जब गर्म करते हैं, भट्टी में गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक चूना पत्थर मिलता है CaO, और क्या मिलता है? CO2 गैस रिलीज होती है। ये सॉलिड स्टेट में होता है अपने पास, ये भी सॉलिड स्टेट में, और ये गैसेस स्टेट में होता है। अब हम इसमें देखें, यदि इस एग्जांपल में देखें, तो हमारे पास स्टेट्स कितनी है, अवस्थाएं कितनी है? एक अवस्था सॉलिड है और एक अवस्था गैस है, दो अवस्थाएं हैं। पर यहाँ पे यदि हम देखें कि फेजेस कितनी है, तो एक ये सॉलिड है, ये दूसरा सॉलिड है। हम इन दोनों को बता सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग सॉलिड है ना। तो ये दोनों सॉलिड मिलके दो फेज बनाएंगे और ये गैस अलग से एक फेज बनाएगा। तो यहाँ पे टोटल फेजेस की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रावस्थाओं की संख्या 3 हो जाएगी, है ना। दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl। ये आगे फर्दर रिएक्शन देगा, क्या क्या बनेगा आपका? अमोनिया गैस और HCl। ये भी गैसेस स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में है, और ये भी मान लीजिए हमने किस में लिया? गैसेस स्टेट में लिया। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। आप इसको भौतिक रूप से देख के नहीं बता सकते हैं कि ये तीनों अलग अलग गैसेस हैं। तो यहाँ पे फेजेस की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रावस्था की संख्या 1 हो जाएगी। अब मान लीजिए हमने अमोनियम क्लोराइड जो लिया है, वो गैस की जगह हम सॉलिड ले लेते हैं, ये सॉलिड ले लेते हैं। सॉलिड लिया हमने, सॉलिड लिया तो आप यहाँ पे कितनी अवस्थाएं कितनी हो गई? दो अवस्थाएं हो गई। और फेजेस कितनी हो जाएंगी? प्रावस्थाएं, एक ये सॉलिड तो अलग प्रावस्था बनाएगा, दूसरे ये दोनों अलग मिलके एक प्रावस्था बनाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रावस्थाओं की संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी? 2 होगी।
अब अपन देखते हैं कंपोनेंट, घटक। घटक क्या होते हैं? देखिए अपन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में तंत्र, है ना। हमारे तंत्र में घटक, जैसे एक तंत्र पढ़ते हैं हम, वाटर सिस्टम पढ़ते हैं। वाटर सिस्टम में क्या होता है? आपका बर्फ होती है। बर्फ इक्विलिब्रियम में होती है किसके साथ? पानी के साथ। पानी इक्विलिब्रियम में होता है किसके साथ? वाष्प के साथ। भाप बन जाता है जब इसको अपन गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है? वाष्प, जल वाष्प बनता है। ये तीनों मान लीजिए इक्विलिब्रियम में है। इसको अपन पूरे को क्या कहेंगे? एक तंत्र कहेंगे। ये अपना क्या कहलाएगा? पूरा सिस्टम जिसमें बर्फ भी है, पानी भी है, वाष्प भी है, ये हमारा एक तंत्र कहलाएगा। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं। तो कंपोनेंट वे होते हैं वो मिनिमम अवयवों की संख्या, है ना, मिनिमम अवयवों की संख्या जिससे हम पूरे अपने तंत्र का जो कंपोजिशन है, संगठन है, उसको हम समझा सकें। संगठन का मतलब क्या? जैसे आप बर्फ का संगठन लिखोगे, कंपोजिशन लिखोगे तो क्या लिखोगे कि ये H2O है। आपका पानी का भी कंपोजिशन क्या होगा? संगठन H2O ही है। और वाष्प का क्या है संगठन? H2O, है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें जितने भी अवयव हैं, जितने भी सिस्टम में इन्वॉल्व है फेजेस, उन सभी का जो संगठन है वो एक ही है, जिसको हम किससे दिखाते हैं? H2O से दिखाते हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? वाटर सिस्टम में कंपोनेंट की संख्या 1 हो जाएगी, है ना। देखो फेज को अपन दिखाते हैं P से, कंपोनेंट को दिखाते हैं C से, और स्वतंत्रता की कोटि जिसे अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, इसको अपन F से दिखाते हैं। तो फेज तो अपन ने जान लिया क्या है, भौतिक रूप से सुस्पष्ट होना चाहिए, है ना, जो और तंत्र का वह भाग जो एक डिफाइंड बाउंड्री के द्वारा अलग अलग होना चाहिए। घटक क्या कहलाता है? कंपोनेंट। कंपोनेंट वो मिनिमम अवयवों या फिर कम से कम अवयवों की संख्या जिसके द्वारा हम अपने तंत्र का संगठन बता सकें, है ना। तो ये मिनिमम अवयवों की संख्या है जिसके द्वारा हम अपने तंत्र के संगठन को, कंपोजिशन को बता सकते हैं। घटक, घटक क्या होते हैं? इसे C से दिखाते हैं, कंपोनेंट्स, है ना। क्या कहलाते हैं? हमारे तंत्र में मिनिमम अवयवों की संख्या या फिर कम से कम अवयवों की संख्या जिनसे हम अपने पूरे तंत्र का संगठन, कंपोजिशन को बता सकें, वो हमारा क्या कहलाता है? कंपोनेंट कहलाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन, C बराबर S माइनस R। यहाँ पे S क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स की संख्या या फिर अवयवों की संख्या। R हमारा क्या हो सकता है? R हो सकता है कोई भी आयन, इक्विलिब्रियम, या फिर कोई भी रिएक्शन दी हो, या फिर कोई कंडीशन दी हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे जल तंत्र अपना, है ना, वाटर सिस्टम पढ़ते हैं। वाटर सिस्टम में क्या होता है? बर्फ, पानी और वाष्प, ये तीनों आपस में क्या होती है? साम्यावस्था में होती है। अब यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 3 अवयव है। अब यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स की संख्या बतानी है, तो C बराबर होता है S माइनस R। S अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी है? 3। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखना है हमें, एक इक्विलिब्रियम, ये दूसरा इक्विलिब्रियम है ना। अब देखो यहाँ पे या तो आप 2 इक्विलिब्रियम मान लो, या फिर आप ऐसा भी मान सकते हो कि बर्फ है और पानी आपस में साम्यावस्था में है, और पानी साइड में भी क्या बना रहा है? वाष्प बना रहा है। तो आप इसको फर्दर रिएक्शन भी मान सकते हो, आपको जो मर्जी है उनके लिए एक एक आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम, ये दूसरा, तो 3 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पे C बराबर आ जाएगा क्या? 1। मतलब आपका जो जल तंत्र होता है वो कैसा तंत्र होता है? 1 कंपोनेंट सिस्टम, एक घटक तंत्र कहलाता है ना। आपका जो जल तंत्र होता है एक घटक तंत्र कहलाता है। ये अपना हो गया कंपोनेंट, है ना। अब दूसरा अपन देखते हैं स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहलाती है? इसको अपन किससे? F से दर्शाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। स्वतंत्रता की कोटि मिनिमम वेरिएबल्स की संख्या होती है जिनको हम स्थिर करके अपने पूरे तंत्र को परिभाषित कर सकते हैं। क्या होती है स्वतंत्रता की कोटि? क्या कहलाती है? कम से कम अवयवों की संख्या या फिर कम से कम अचर राशियों की संख्या
या फिर बोल सकते हैं कम से कम परिवर्तनशील कारकों की संख्या, जिन्हें हम स्थिर करके अपने पूरे सिस्टम, पूरे तंत्र को परिभाषित कर सकते हैं। कम से कम परिवर्तनशील कारकों की संख्या, परिवर्तनशील कारकों की संख्या क्या कहलाती है आपकी? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब परिवर्तनशील कारक कौन कौन से होते हैं? एक तो ये आपका टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, या फिर सांद्रता हो सकती है, कंसंट्रेशन, है ना। तो ये हो गई आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम प्रावस्था आरेख की सहायता से और अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रावस्था आरेख बनाने का आता है आप लोग सिलेबस में। कैसा? मान लीजिए अपन जल तंत्र के लिए पढ़ रहे हैं, H2O तंत्र का प्रावस्था आरेख। क्वेश्चन आता है कि H2O तंत्र का प्रावस्था आरेख बनाइए। तो ये कैसे बनाएंगे अपन प्रावस्था आरेख? ये हमारे पास ऐसे डायग्राम बनाना है, एक ये ऐसे बनेगा, दूसरा ये और ये, है ना। ये जो है आपका ये वाला एरिया है, क्षेत्रफल है, ये किसको बताएगा कि यहाँ पे क्या है? बर्फ है। यहाँ पे क्या है? बर्फ है। यहाँ पे क्या है आपका? पानी। इस क्षेत्र में जो क्या है? पानी एग्जिस्ट करता है। पहले तो ये जान लेते हैं, ये एक्स वाई एक्सिस किसको दर्शाते हैं? ये आपके प्रेशर को बताएगा, ये टेम्परेचर को बताएगा। ये वाला क्षेत्र बर्फ को बताता है, ये पानी को बताता है, और ये जल वाष्प को बताता है ना। इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, ये O है, ये A है, ये B है, और ये जल तंत्र का प्रावस्था आरेख कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे जो आपकी y एक्सिस है, इसमें अपन प्रेशर को लेंगे, x एक्सिस में टेम्परेचर को लेंगे। ये आपका ये वाली जो कर्व आपका कौन सा है? OA, किसके किसके बीच में? साम्य अवस्था को बताएगा, बर्फ और पानी के बीच में साम्य अवस्था को बताएगा। कर्व OB पानी और वाष्प के बीच में साम्य अवस्था को बताएगा, और कर्व OC किसके बीच में साम्य अवस्था बताएगा? बर्फ और वाष्प के बीच में साम्य अवस्था को बताएगा। अब हम स्वतंत्रता की कोटि में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वो? F बराबर C माइनस P प्लस 2, है ना। F बराबर C माइनस P प्लस 2। F क्या है? स्वतंत्रता की कोटि। C क्या है? घटक, कंपोनेंट्स की संख्या। P क्या है? फेजेस, प्रावस्था, और 2 आप लोग जानते हैं। इसी फॉर्मूले को बोल देते हैं फेज रूल या फिर प्रावस्था का नियम। इसी को क्या बोलते हैं? ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इसी को बोल देते हैं प्रावस्था का नियम। प्रावस्था का नियम। अब हम आपको समझा रहे थे स्वतंत्रता की कोटि क्या कहलाती है। स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है कम से कम परिवर्तनशील कारकों की संख्या, जिनकी सहायता से हम अपने पूरे सिस्टम को समझा सके, परिभाषित कर सके। तो कैसे? जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ये कोई पॉइंट है, चलिए मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे पूछेगा कि स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इस पॉइंट पे। तो आप कैसे बताओगे यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे है, कितनी है? तो यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं F बराबर C माइनस P प्लस 2। तो यहाँ पे F बराबर C कंपोनेंट्स की संख्या, है ना। कितने हैं यहाँ पे कंपोनेंट? अपन जो जल तंत्र पढ़ रहे हैं उसके लिए कंपोनेंट की संख्या कितनी होती है? 1। तो अपन कितना रखेंगे? 1 माइनस P। अब फेजेस देखते हैं, एक तो बर्फ है और एक वाष्प है, इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है। तो यहाँ पे 2 फेजेस हैं, और ये प्लस 2 ऑलरेडी था। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। F बराबर 1 का मतलब क्या है? ये केवल यहाँ पे हम एक परिवर्तनशील कारक पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि एक परिवर्तनशील कारक मतलब यदि हम इस पॉइंट पे टेम्परेचर या फिर प्रेशर, इन दोनों में से किसी एक को बता दें तो हमारा दूसरा पॉइंट और अपने से ही परिभाषित हो जाता है। जैसे यदि हम बोल दें
कि इसका टेम्परेचर जो है वो कितना है आपका -4 डिग्री सेल्सियस है। मान लिया हमने कि ये -4 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। तो अब आपने बोल दिया कि इस पॉइंट पे -4 डिग्री सेल्सियस, तो आपको प्रेशर ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आपका प्रेशर यहाँ पे कुछ भी पर्टिकुलर है, मान लिए कि x है ना। तो वन वेरिएंट मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम एक का मतलब कि केवल एक परिवर्तनशील कारक पे निर्भर कर रहा है। कैसे? यदि हम इसमें x की वैल्यू बता दें तो हमें टेम्परेचर की वैल्यू पता चल जाएगी, यदि टेम्परेचर बता दें तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। अब मान लेते हैं हम कोई पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं, मान लिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे? F बराबर C माइनस पी प्लस 2 से ही। यहाँ पे कंपोनेंट्स की संख्या, ये पूरा सिस्टम ही है वन कंपोनेंट सिस्टम, तो 1 रखेंगे। फेजेस कितनी है? यहाँ पे केवल एक फेज है, कौन सी? वाष्प। तो इसके लिए 1 हो जाएगा, -1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2 होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, मतलब इस पॉइंट को परिभाषित करने के लिए हमें 2 परिवर्तनशील कारकों की आवश्यकता होगी। मतलब यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा और प्रेशर भी बताना पड़ेगा, तब आप इस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अब तीसरा हम मान लेते हैं कि हमें इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है, इस पॉइंट पे स्वतंत्रता की कोटि बतानी है, कितनी होगी। तो इसके लिए भी हम वैसे ही करेंगे, F बराबर C माइनस पी प्लस 2 से। तो यहाँ पे कंपोनेंट की संख्या देखते हैं, एक तो बर्फ भी है, एक पानी है, और इस एरिया में क्या है? वाष्प है आपका, है ना। तो 3 चीजें इक्विलिब्रियम में है इस पॉइंट में। तो कंपोनेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? कंपोनेंट तो 1 ही है आपका, वाटर सिस्टम पढ़ रहे हैं, 1 कंपोनेंट सिस्टम है, 1 रखें। इसमें फेजेस कितनी हो गई? एक फेज, 2 फेज, 3 फेज, तो -3 प्लस 2। जब इसको अपन करेंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई इसकी? 0। इसका मतलब है कि ये नॉन वेरिएंट है। नॉन वेरिएंट मतलब ये पॉइंट किसी भी परिवर्तनशील कारक पे डिपेंड नहीं करता है ना। इसी पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं? त्रिक बिंदु या फिर ट्रिपलेट पॉइंट, त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु। अब त्रिक बिंदु का भी पूछा जाता है कि क्या कहलाता है त्रिक बिंदु, तो आप यहां से बोल सकते हैं कि त्रिक बिंदु वह बिंदु होता है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है। और दूसरी डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हो कि त्रिक बिंदु वह बिंदु होता है जिसमें अधिक से अधिक फेजेस किसमें हो? इक्विलिब्रियम में हो। जैसे ये पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे तीनों फेजेस क्या है? एक साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ये आपका त्रिक बिंदु हो गया। तो मुझे लगता है आज के लिए बहुत है। अपन ने क्या पढ़ा? पहला प्रावस्था पढ़ा, दूसरा घटक, तीसरा स्वतंत्रता की कोटि, है ना। इसको P से दिखाएंगे, इसको C से दिखाएंगे और इसको F से दिखाएंगे। प्रावस्था क्या था अपना? भौतिक रूप से सुस्पष्ट होना चाहिए, देख के हम जिसे बता सके, और एक डिफाइंड बाउंड्री के द्वारा जो सेपरेट हो, है ना, अलग अलग हो, वो आपका प्रावस्था कहलाएगा। कंपोनेंट या फिर घटक क्या है? मिनिमम अवयवों की संख्या, कम से कम अवयवों की संख्या जिनके द्वारा हम अपने पूरे तंत्र का संगठन या फिर कंपोजिशन को बता सके। स्वतंत्रता की कोटि क्या थी? कम से कम परिवर्तनशील कारकों की संख्या जिसकी सहायता से हम अपने पूरे तंत्र को परिभाषित कर सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।